अगला सत्र आरंभ करने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर सॉरी दुष्यंत सिंह जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय दुष्यंत सिंह जी है और दुष्यंत सिंह जी ने कल हमारे योगा मंच पर बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिया था और आज भी वो सादर आमंत्रित है। तो मैं उनको ससम्मानित इस योगा मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जी जी ओम। जी ओम। सदन के सभी साथियों को, सभी साधकों को मेरा वंदन, प्रणाम। आवाज मेरी आ रही है क्लियर? जी बिल्कुल आ रही है। काफी बिल्कुल खोज कर बैठा हूँ मैं हाँ जगह को। बिल्कुल बिल्कुल सही है हाँ, अभी। तो मैं चाहूंगा कि मैं अपना वीडियो ऑफ रखूंगा। मैं वीडियो ऑफ रखूंगा, जब जरूरी होगा तो भी मैं ऑन करूंगा। तो कल का जो मुख्य विषय था कृषि पर, मैं उसमें थोड़ा 10-15 मिनट कुछ चीजें और ऐड करना चाहूंगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसे हमको थंब रूल के रूप में अपने कृषि में शामिल करना होगा। और इसके बाद हमारी कुछ 4-5 स्वास्थ्य से संबंधित कुछ टिप्स होंगी, जो कि अपने दिनचर्या और आहार से रिलेटेड होंगी। 4-6 बातें जो हो सकता है कुछ लोग उनमें से परिचित भी हों और कुछ लोगों के लिए वो नहीं हो सकती है। तो सर्वप्रथम हम कृषि क्षेत्र में बात करेंगे, जिसमें अभी जो खेती की हमको मुख्य समस्याएं मिल रही हैं कि हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति घट गई है और ये बंजर होने की कगार पे आ गई है। और 3-4 समस्याएं बहुत तेजी से मुंह फैलाए हुए खड़ी हैं। तो अगर जब हम इनके समाधान की ओर देखते हैं, जैसे समस्याएं है हमारी भूमि का लगातार अनफर्टाइल होते जाना, बंजर होने की कगार पे पहुंच चुकी है। उसका कारण अब सभी को पता है। अंधाधुंध केमिकल रसायनों का प्रयोग करना और 2-4 न्यूट्रिशन के नाम पर हमें वो खेत में डालना और उससे फसल को लेना। हम ऐसी फसल बो रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से, जिसमें मोनोकल्चर टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर हम सिंगल क्रॉपिंग कर रहे हैं। और सिंगल क्रॉपिंग भी ऐसी जिसमें वो फसल हवा से बहुत कम चीजें लेती है, मतलब एटमॉस्फेयर से कम चीजें ले करके उसको पका पकाया माल चाहिए। जैसे हम गेहूं, धान और मक्के की मुख्य फसल यही लेते हैं। और फसल चक्र को भी हमने लगभग छोड़ ही दिया है। जो लोग बागवानी और इंटरक्रॉपिंग करते हैं उनको हमारा प्रणाम है कि वो कुछ तो कर रहे हैं अपने भूमि के स्वास्थ्य के लिए। लेकिन जिन्होंने सिर्फ मोनोकल्चर को अप्लाई किया हुआ है, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो कृपया अपनी इस टेक्निक को बदलें और ऐसे वो उपाय करें जिनके तहत जो भूमि की उर्वरा शक्ति है, इसको बढ़ाने की दिशा में हम आगे बढ़ पाए। तो मोनोकल्चर टेक्निक को हमें खत्म करना होगा। और जल का जो दोहन कर रहे हैं, हालांकि उसमें सिर्फ कृषि क्षेत्र ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए तो बहुत सारे अन्य सेक्टर हैं जो पानी की इतनी बर्बादी कर रहे हैं, खास करके जो अ, पेय बनाने वाली जो कंपनियां हैं और अदर सारी। तो सभी का उसमें मिला जुला रोल है। उसमें कृषि क्षेत्र का भी मैं वो है जिसमें पानी की कम से कम जरूरत से पूरी कर ले। और एरी में रखते हैं, जिसे आज की भाषा में हम मिलेट का नाम दिए हुए हैं। ये सभी अन्न हमारे लिए फ्री अन्न है, क्योंकि ये फ्री अन्न जो है जमीन से मात्र 10 से 20% न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रखते हैं। शेष अपनी 80% की रिक्वायरमेंट को ये वातावरण से पूरा करते हैं। ये हवा से न्यूट्रिशन को पकड़ते हैं और ज्यादातर अपने पानी की रिक्वायरमेंट ये हवा से ले लेते हैं। तो ऐसी फसलें जिसमें हमें एक बार बोने के बाद में विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, उनके अंदर हर एक अनाज में कम से कम 5-6 बॉडी ऑर्गन्स को
स्वस्थ बनाए रखने की पूरी क्षमता है। और कितना भी निरोगी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो 3 से 6 महीने लगातार इन अनाजों को खाना शुरू कर दे, तो उसकी लगभग 80 से 90% समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। तो ये एक बात हो गई। और दूसरी हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा मानव शरीर हो या हमारे अ, अ, फसल का जो प्लांट बॉडी है, दोनों में 70% जल की अन्य चीजों से मिल करके सही जल को सुधार लें। जैसे कृषि में बात करें, हमारा जो इरिगेशन सिस्टम फ्लड इरिगेशन है, उस फ्लड इरिगेशन को अगर दें तो कम पानी में उत्पादन का किसी जिनके पास फ्लड सही तरीके से पानी को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट क्रॉप प्रोडक्शन की यील्ड को 20 से 30% ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है बिना कुछ किए। तो अगर वाटर का हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो बहुत बेहतर हमें उत्पादन मिल सकता है। अब वाटर मैनेजमेंट करेंगे कैसे? 70% हमें जो है जड़ों की कक्षा में आ, आ, वाफ्सा की कंडीशन मेंटेन करनी चाहिए। अब वाफ्सा की कंडीशन मेंटेन ऐसे होगी, अगर हम बेड पर चले जाएं कि बेड बनाए लगभग 1.5 ढालदार नाली बना दी जिसका ढाल 1 फीट का हो, और ऐसे 5-6 फीट के बेड पे अगर हम ड्रिप से इरिगेशन कर रहे हैं तो डबल लाइन ड्रिप की डालें। फसल कोई सी भी लगाएं, आप कोई भी ये पपीता, केला, आम, नींबू, कोई भी फसल करें, या आप कोई भी अनाज वर्गीय लगा रहे हैं, तो बेड पे आप 3 4 5 लाइनें जो बन पाए 6 8 इंच के गैप पे ये लाइनें बनाएं और इस पर बुआई करें। और बुआई करने के बाद में जो शेष जमीन बचती है उसके ऊपर आच्छादन कर दें। ये जो आच्छादन की स्थिति होगी, वो जो कल हमने बात की थी कि बैक्टीरिया हमारे खेत में कैसे लंबे समय तक रुकेंगे और काम करेंगे, तो ये 70% एरिया हम एक बेड की पूरी बात करेंगे। एक बेड में समझ लीजिए आपने 6 फीट का या 5.5 फीट का आपने पूरा बेड बनाया और बगल में 1.5 1.5 फीट की नाली दी है। अब ये जो दोनों नाली है, 1 नंबर की नाली, 2 नंबर की नाली, 3 नंबर की नाली और 4 नंबर की नाली, ऐसे इवन और ऑड 1 3 5 7 पहला पानी अगर हम 1 3 5 7 वाली नाली में दें और 2 4 6 8 को बंद रखें, तो क्या होगा कि मान लिया हमारे खेत में 25 50 नालियां बनी हुई हैं, तो उसमें सिर्फ एक बार में हमें 25 नालियों में ही पानी देना है, शेष नालियों को पानी नहीं देना है। और एक नाली में दिया गया पानी लगभग 2 से 2.5 फीट के एरिया को कवर करता है। तो अगर हमारी 5 फीट की बेड है, तो आ, दो साइडों से लगभग 2.5 2.5 फीट परकोलेट होने वाला पानी दोनों नालियों से दिया, आधी नाली भरी और उसको पानी को रोक दिया। बाकी का पानी कैपिलरी एक्शन से बेड के अंदर चढ़ेगा। तो जड़ों की जो कक्षा है पौधे की, वो लगभग 50% वाटर और 50% हवा, इसका कॉम्बिनेशन बना करके न्यूट्रिशन को अपटेक करेगी, क्योंकि प्लांट सिर्फ पानी के सहारे न्यूट्रिशन नहीं उठाता है, सिर्फ हवा के सहारे न्यूट्रिशन नहीं उठाता है, बल्कि हवा और पानी के मिक्सचर को जब पाता है तो वो रेगुलर बेसिस पर अपने फूड का इंटेक करता है। तो अगर हम इस सिस्टम को अपने खेत पर अप्लाई करें, भले हम 2 4 बेड से इसका एप्लीकेशन करके देख सकते हैं, आप बड़े पैमाने पे ना अप्लाई करें तो कम से कम अगर 2 4 बेड बना के भी एक पोर्शन में आप इस पर अप्लाई करें, शेष में प्लेन पे आप नॉर्मल सारी प्रैक्टिस एक जैसी करें, आप खुद देखेंगे कि 20 से 25% इसमें एक्स्ट्रा उपज आ रही है, पौधे उससे ज्यादा स्वस्थ हैं बिना कुछ विशेष किए। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आपका हर जगह सेम होगा, वाटर मैनेजमेंट भी बिल्कुल सेम है। बस एक में आपने फ्लड का इरिगेशन दिया और दूसरे में कंट्रोल तरीके से 5 फीट के बीच में सिर्फ दो नालियों में पानी आपने दौड़ाया है, तो वाटर की जो क्वांटिटी है वो फ्लड के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएगी। तो कम पानी में हम बेहतर फसल कैसे लें, उसका ये एक छोटा सा मॉडल हो सकता है।
क्योंकि प्लांट जो है वो वापसा की कंडीशन में बहुत अच्छे से अपना न्यूट्रिशन अपटेक करता है। और ये वापसा की स्थिति हमारे खेत में कैसे आसानी से बने, उसके लिए ये एक परमानेंट मॉडल हो सकता है, जिस पर हम कोई सी भी खेती करें। हम अपने सब्जी की खेती कर सकते हैं, अपने अनाज वर्गीय लाइन से लगा सकते हैं, दलहन कर सकते हैं। हम बीचों बीच में अपने प्लांट्स रख सकते हैं, आम है, नींबू है, अमरूद है, कोई सा भी बागवानी की फसलें हम लगाएं, या डिफरेंट क्वालिटी के फ्रूट के प्लांट लगाएं, जो कि हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि हम अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले तो जो कृषि कार्य है वो उसको ऋषियों ने ऋषि कार्य ही कहा है। और ऋषि कार्य इसलिए क्योंकि जो कृषि की पद्धति थी वो एक हमारे संस्कृति में शामिल थी, जिसको कृषि संस्कृति बोलते हैं। और आजकल ये कार्य जो है वो फार्मिंग में कन्वर्ट हो गया है। मैं शब्दों पे थोड़ा जाना चाहूंगा। कृषि एक संस्कृति है, जबकि फार्मिंग एक बिजनेस है। तो इस बिजनेस मॉडल के जैसे ही हमारे कृषि क्षेत्र में जैसे ही ये बिजनेस मॉडल आया, तो वो कृषि कृषि नहीं रह गई, बल्कि वो फार्मिंग में कन्वर्ट हो गई। अब हम जिसके तहत हमने बहुत सारी चीजों को एप्लीकेशन किया है, और जहाँ फार्मिंग या बिजनेस आ जाता है, बिजनेस में सेल्फिशनेस बिल्कुल शामिल हो जाता है वहां पर। और जैसे ही हम सेल्फिश होकर के काम करना शुरू कर देते हैं, तबाही वहीं से शुरू हो जाती है। हमें सिर्फ ध्यान देना है कि हमारी क्या जरूरतें हैं, हमारे पास कितना एरिया है। हम क्यों ना अपने एरिया में अपने जरूरत की मैक्सिमम चीजों को, जो हमारे पर्यावरण और जलवायु के अनुकूल फसलें हो, सीजन के अकॉर्डिंग हो, तो वो हम ज्यादा क्यों ना उगाएं। क्योंकि हमारी जरूरत सिर्फ अनाज की नहीं है, सिर्फ तेल की नहीं है। हमारे पास दालें भी चाहिए, और ज्यादा मात्रा में हमको ताजे फल और सब्जियां भी चाहिए, जो कि जहर मुक्त हो। वैसे भी हमारे भोजन को अगर हम देखें, हमें स्वस्थ रहना है, तो उसकी जो की है वो हमारे भोजन के पास है। अगर हमारा भोजन स्वस्थ है, शुद्ध है, सात्विक है, न्यूट्रिशन रिच है, तो हमें फिर किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और ये होगा कैसे? क्योंकि सारी चीजों पे तो आपका कंट्रोल होता नहीं है। अगर ज्यादातर चीजें आपकी खेल है, तो वो पता है आपको कि आपने इस जो चीज है उसको कैसे पकाया है, और इससे आपको क्या स्वास्थ्य मिलेगा, उसकी गारंटी आप ले सकते हैं। और उस गारंटी के बेसिस पर आप दूसरों को उसको रिकमेंड भी कर सकते हैं। मैं एक मिनट रुकना चाहूंगा। मेरी आवाज क्लियर है सभी को, या मैं जगह चेंज करूँ, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है। जी क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है। हाँ जी। ठीक ठीक है, ठीक है। तो जी, तो अपने भोजन को हमें अगर हेल्दी रखना है, तो अपने भोजन में हमें 70% कच्ची चीजों को शामिल करना होगा। और वो कच्ची चीजें ऐसी जिसको प्रकृति ने पकाया हो। जैसे हम फलों की बात करें, तो फलों को हमें नेचुरल वे में जैसा प्लांट से मिला है वैसा ही हम खाने का प्रयास करें। जिसको सूरज की धूप ने पकाया है, वो बैक्टीरिया और धूप ने मिलकर हमारे उस फूड को पका दिया है। अब उसमें मात्र 15 से 20% हमारे शरीर के अंदर के बैक्टीरिया का रोल है, जो उसे आसानी से पचा पाएगा। तो ऐसे आहार जो आसानी से पच जाएं, ज्यादा से ज्यादा हमको न्यूट्रिशन दें, ज्यादा से ज्यादा एनर्जेटिक रखें, और शरीर में पचने के बाद जो टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं वो कम से कम जनरेट हो। तो ये सारी बातें एक ही जगह घूम के आती हैं कि अगर हमारे आहार में ज्यादातर 70% के आसपास जो चीजें हैं, वो अगर हम नेचुरल फूड के रूप में लें, चाहे वो सलाद कह सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के सलाद ले लीजिए, स्प्राउट ले लीजिए, 4-5 अपने दलहन के अनाज हैं उनकी स्प्राउटिंग करिए। आप जो है इसके साथ में अपना कुछ सब्जियां ऐड कर लीजिए कच्ची, जिन्हें हम खा सकते हैं। शिमला मिर्च है, भिंडी है, लोबिया है, टमाटर है, बहुत सारी, खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, चुकंदर, ये सारी चीजें अपने शरीर के वेट के अनुसार लगभग एक 60-70 किलो के आदमी को 350 से 400 ग्राम
ये अधिकतम उसको ये सलाद के रूप में लेना है। और फल वो एक 70 किलो का व्यक्ति 1 किलो के आसपास फल खा सकता है। अगर वो 1 किलो खाता है तो वो आहार ले रहा है। और अगर ये 1 किलो से 700 ग्राम के बीच में खाता है तो वो औषधि है। ठीक है। तो औषधि और आहार में हमें अंतर समझना होगा। अगर हम एक लिमिट में खा रहे हैं तो वो औषधि का काम करती है, और अगर हम एक लिमिट से थोड़ा एक्सेस करते हैं तो वो हमारे लिए वो आहार होता है। तो आहार का 70% हिस्सा हमारे लिए ये फल और सब्जियों के रूप में खाना है। तो क्यों ना वो फल और सब्जियां आ, हो सके तो हमारे खेत से आए। तो दो चार पौधे हमें जो हमारे यहाँ उग सकते हैं क्लाइमेट में, तो ऐसे फल हम इस बेड पे लगाएं। और शेष जो जगह बचती है जड़ों की कक्षा में हम आच्छादन करेंगे, क्योंकि हमें काट छाट करके इनको मैनेज करके रखना पड़ेगा। बहुत सारा आच्छादन मटेरियल मिलेगा। हम बेल वर्गीय सब्जी ऐसे जमीन में फैलाने वाली लगाएंगे। सब्जियां खाने के बाद में हम जड़ों को काट देंगे और ये मल्चिंग मटेरियल हमारा बेड पे सो जाएगा। तो हमें बाहर से कुछ खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से हमको मल्चिंग मटेरियल भी नेचुरल रूप में मिलेगा। इस पर हम अपना जो कुछ भी अपना फार्मूला बना करके अप्लाई करते हैं, या कल जो मैंने डाइजेस्टर टैंक के बारे में बात की, वो अपने आप में कंप्लीट न्यूट्रिशन बन जाएगा। 100% न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, हमारा इंग्रेडिएंट कैसा होता है वो उस पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमने अपने टैंक में कैसा इंग्रेडिएंट दिया है। जैसे सहजन के, एलोवेरा के इनपुट अगर हम अच्छी मात्रा में देंगे तो सहजन में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। वो हम अपने उस पानी में पाएंगे, और उस माइक्रो न्यूट्रिएंट से प्लांट को ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये सब प्रैक्टिकल विषय हैं जिसमें हम उसको शामिल कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने मानव स्वास्थ्य पे। तो वाटर का मैनेजमेंट अगर हम कर ले, बस इतनी बात हमें जोड़नी थी कृषि क्षेत्र में, कि वाटर मैनेजमेंट अगर हो जाए तो इन्हीं संसाधनों से हम 20% अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। साथ ही जड़ों को भोजन उठाने के लिए एक ऐसी कंडीशन मिलेगी जिसमें नमी भी है 50% और 50% पानी भी है। दोनों साइडों से उसको वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, और बीच का एरिया जो सूखा पड़ा है और आच्छादित है वहां पर नमी की स्थिति बनती है। और जब ये आच्छादन बेड पर बिछ के रहता है 1-1.5 इंच की मोटाई में, तो इसके नीचे हमारी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, केचुए, दीमक, सब आकर के काम करते हैं। उनको 24 घंटे काम करने का एटमॉस्फेयर मिलता है। और इसी जो ऑर्गेनिक वेस्ट हमने मल्चिंग के रूप में बिछाया हुआ है, इन्हीं को वो खाते हैं, इन्हीं की छाया में रहते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा रोल है कि ये जो सूखा हुआ आच्छादन मटेरियल है, ये हमारे हवा से नमी को अवशोषित करके 1.5-2 इंच की गहराई तक ये नमी बना के रखता है। ये सबसे बड़ा इसका आच्छादन का हमारा फायदा है कि ये सूखी जमीन पे आप आच्छादन 2 इंच का मोटा बिछा दीजिए, और 4 दिन के बाद एकदम धूल जहाँ पे उड़ रही हो वहां पर आप आच्छादन बिछा दीजिए 2 इंच का मोटा। और 3-4 दिन के बाद जब आप आच्छादन हटाएंगे तो लगभग आधा से 1 इंच की गहराई तक आपको नमी मिलेगी। जबकि जस्ट पड़ोस की जमीन पे आपके धूल उड़ रही है, आपने कोई पानी नहीं डाला, आपने कुछ नहीं किया, तो इसके नीचे वो 1 इंच तक की नमी कहाँ से आ गई। तो ये सिद्ध करता है कि जो हमारा जो मल्चिंग मल्चिंग वाला बेड होगा वो नेचर से हवा से नमी को पकड़ के नीचे स्टोर करेगा। तो ज्यादा देर तक हमें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम महीने में नॉर्मल फ्लड में हम 2 पानी लगाते हैं तो वो पानी हमारा एक ही हो जाएगा। शेष नमी मेंटेन रहेगी ज्यादा लंबे समय तक। तो इस प्रकार से भी हम अपने वाटर की सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और कम पानी में अच्छी स्वस्थ फसल को पैदा कर सकते हैं। तो ये तो रही वाटर मैनेजमेंट की बात अपने खेती के लिए, जिसमें हम 70% एरिया प्लांट के लिए देते हैं और 30% एरिया अपने चलने फिरने के लिए रखते हैं। और इससे हमारा वाटर मैनेजमेंट भी प्रॉपर होता है, और हमको एक ऐसी स्पेस मिल जाती है जिसमें हमारी फसल भी खड़ी है, और उसके नीचे की जो खुली जमीन है वो आच्छादित भी है, और उसके नीचे हमारी बायोडाइवर्सिटी निवास कर रही है, काम कर रही है, उनके लिए माहौल बना हुआ है। तो हम प्रकृति के जीवों के रक्षण के बारे में भी हमने काम कर लिया। वाटर का एक्सेस हमने दोहन भी नहीं किया, उसको भी प्रॉपर मैनेज कर लिया।
और इन दोनों कार्यों के करने से देखिए, हमने अपने फायदे के लिए यहाँ कोई बात नहीं की है। हमने यहाँ पर बात की है कि हमारे खेत में जो डिफरेंट इकोलॉजी है, माइक्रोब्स है जो बेनिफिशियल है, वो आकर के हमारे खेत में रहें। और ना सिर्फ रहें बल्कि वो 24 घंटे वर्किंग में रहें, क्योंकि जब वो वर्किंग में रहेंगे तो हमारे खेत के लिए वो बेनिफिट देंगे। और हम उनको पालने के बारे में सोचें, उनको खिलाने पिलाने के बारे में सोचें। जब हम सबके बारे में जब हम सोचना शुरू करते हैं तो वो सब मिलके हमारे बारे में सोचते हैं, यही प्रकृति का नियम है। और हमने जैसे ही अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया तो सिर्फ अपना अपना रह गया। बायोडाइवर्सिटी इसी तरीके से छिन्न भिन्न हो रही है। चाहे वो हम में बात कर लें, समाज में बात कर लें, या पर्यावरण में जो कुछ भी प्रदूषण की समस्याएं हैं, हर जगह यही है। जहां हमने अपना स्वार्थ देखा, जंगल बड़े पैमाने पे काटे जा रहे हैं और लगाता कोई नहीं है। कोई अगर एक प्लांट लगा भी देता है तो 50 लोग उसको पकड़ के फोटो खिंचवा लेते हैं, और वो प्लांट 4 साल के बाद जिंदा बचा भी नहीं, बचा कि नहीं उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो ये सारे कल्चर हमें नहीं करने हैं। हमें अपने जन्मदिन पे भी अगर हम बागवानी अपने खेत में करना चाहें, अपने जन्मदिन पे हमने 5 प्लांट लगा दिए, सपोज पपीते के लगा दिए, अगले साल हम अमरूद के लगा लेंगे। इस तरीके से टुकड़ों में कर सकते हैं। अपने बाउंड्री पर हमने बताया कि अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को संभाल के रखना है तो अपने बाउंड्री पर हमें जो घास लगी हो 80 हाइट की हो जाए तो काट करके उसी के आसपास हमें 2-3 फीट के एरिया में। अभी अगर खेत की स्थिति ऐसी है कि खेत पे हमारे पेड़ नहीं है, तो उस स्थिति को हमें तत्काल प्रभाव से बदलने का हमारे हमारे खेत की मेड़ पे लगा है। ये आप सभी को पता है, सीजन में जाने को मिलेगा उसकी का पाउडर, पत्र का पाउडर। ऐसा हमारा जो अ, अ, तो हर घर में प्रचार प्रसार हो रहा है, वो तुरंत रिवर्स हो जाएगा। तो जामुन का तो इतना रोल है। साथ में खेत पे अगर हम छोटी बाउंड्री कर लेते हैं, उस बाउंड्री पर बेल वर्गीय सब्जियां लगा लेते हैं, तो बाउंड्री का हमारा पूरा सदुपयोग हो जाता है। 2 फीट के एरिया चारों तरफ से हमको अच्छी जाएगी। इनकम की बात नहीं करते, मिल जाएगा वेराइटी। और अपने चलने भी हम अगर लेंगे और रूट के पास हमारा आना जाना रहेगा, क्योंकि हम 25-30% डी बना रखी है, हम उसमें चलेंगे और बैठ के हमारी इकोलॉजी काम करेगी, जो कि वापसा की स्थिति। तो ये अच्छा डाइवर्सिटी हमारे खेत में सेट हो सकता है। और बिना कुछ किए विशेष खर्चे में, एक बार का खर्चा आपका लगना है सिर्फ आपको अच्छी 6-8 इंच की ऊंची बेड बना देनी है। जब ये लगे कि हमारी 6 इंच से बेड थोड़ा नीचे को जा रहा है तो एक बार नाली को थोड़ा और गहरा करा के मिट्टी को बेड पे थकवा दीजिए और आच्छादन थोड़ा मोटा और बिछवा दीजिए। बाकी आपको सिर्फ इसमें कोई ट्रैक्टर चलाने की जरूरत नहीं, हल चलाने की जरूरत नहीं है। लाइन से आप 2-4 ऐसे लेबर पकड़ के सीड आपको जमीन में लगाना है। कोई जुताई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेगहराई तक आपके हाथ को वैसे घुसा देगा। इतनी भुरभुरी मुलायम मिट्टी होगी, वापसा की कंडीशन बनेगी, ह्यूमस अच्छी मात्रा में डेवलप होगा, क्योंकि बैक्टीरिया और माइक्रोब्स अगर अच्छे से काम करेंगे 24 घंटे तो वो आपके पुराने मल्चिंग को धीरे धीरे खा करके सड़ाएंगे, खत्म करेंगे। अंदर वाटर को एटमॉस्फेयर से पकड़ के स्टोर करेंगे। तो जीव है तो वो मरेंगे भी, विस्टा भी निकालेंगे, ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है उसको सड़ाएंगे, खाएंगे। तो इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन से जो मैंने कल बात की थी ह्यूमस बनाने की, वो ह्यूमस बहुत तेजी से बनेगा। बस हमें ये एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देना है अपने खेत पर। शेष हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम व्यवस्था दे दें, प्रकृति हमारी व्यवस्था के बारे में खुद सोच लेगी। अब आते हैं अपने मानव स्वास्थ्य पे। थोड़ा सा वाटर मैनेजमेंट अपने मानव स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में और पूरे पृथ्वी पर वही 70-30 का रेशियो चलता है। 70% जल है हमारे पृथ्वी पर और 30% अन्य स्थान है जिसमें हमारा सब कुछ आता है। लिथोस्फेयर पे सारा कुछ अवेलेबल है, पहाड़ है, नदियां हैं, रेगिस्तान है, हर चीज। तो वो सिर्फ 30% के हिस्से पे है। तो अपने शरीर में बात करें तो 70% हर एक बॉडी सेल 70% वाटर कंटेंट से मिलकर के बनी है। और ये 70% पूरा
हमारे शरीर का 70% बनाता है, यानी 70 और 30 का रेशियो हमारे शरीर में भी है। तो हमें सबसे पहला जो ध्यान देना है वो जल तत्व पे ध्यान देना है कि हमारा जल तत्व अगर सुधर जाएगा, यानी हमारा जो वाटर का इनटेक है वो अगर क्वालिटी वाला होगा और एक सर्टेन क्वांटिटी में होगा, एक निश्चित मात्रा जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है शरीर की, वो होनी ही चाहिए, मौसम कोई सा भी हो, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी भी हो। वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट को अगर हम पूरा रख रहे हैं और उससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी पी रहे हैं, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जो डेली बेसिस पे जनरेट होते हैं वो शरीर से रेगुलर बेसिस पे निकलते रहेंगे। और इसमें पानी का बहुत बड़ा रोल है। और पानी 70% है, जिसमें एक नॉर्मल इंसान के बारे में बात करें तो ये 70% की रिक्वायरमेंट मिनिमम 3.5 लीटर की है। वाटर का इंटेक 3.5 लीटर उसको लिक्विड लेना ही लेना है, इससे कम किसी भी मौसम में किसी भी व्यक्ति के लिए अलाउड नहीं है। अगर उसे स्वस्थ रहना है, मैं अभी नॉर्मल एक स्वस्थ व्यक्ति की ही बात करूंगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ लंबे समय तक कैसे रहे, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं रोग विशेष के बारे में नहीं। तो हमें अगर 70% हम पानी का इंटेक करते हैं तो मिनिमम 3.5 लीटर हमें मेंटेन करना होगा पानी। लेकिन वो पानी होगा कैसे, कितना उसमें गुण हमें पैदा करना है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके, उसके लिए हम अभी 4-5 पानी के गिलास आपको बताएंगे जो कि जीवन में आपके बिल्कुल मिरेकुलस परिणाम दिखाएंगे। अगर 3 महीने तक इन 6 या 5 गिलासों को आपने रेगुलर कंटिन्यू कर लिया दिन में 2 बार, तो चमत्कारी परिणाम दिखेंगे शरीर पर। तो ये वाटर का मैनेजमेंट हमें 70% मेंटेन करना है, मिनिमम 3.5 लीटर, अधिकतम 5 लीटर। 5 लीटर आप गर्मी के मौसम में पी सकते हैं, पर 3.5 लीटर आपको हर मौसम में पीना है। आप बाकी आदमी के काम और जरूरत के हिसाब से ये 1-1.5 लीटर की मात्रा को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता है, पर 3.5 लीटर से कम इंटेक बिल्कुल भी किसी मौसम में किसी व्यक्ति के लिए अलाउ नहीं है। तो ये तो हो गई पानी की बात। अब पानी पिए कैसा, 70% तो हमारा पानी का इंटेक अच्छा हो, ये तो बात हो गई। दूसरा आता है हवा। हवा का मतलब यहाँ मैं प्राणवायु से बात कर रहा हूँ, जिसमें ऐसी वायु हो जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हो। तो आप सभी जो इस मंच से जुड़े हुए साधक हैं वो इस बारे में बेहतर समझ रहे हैं कि हम प्राणायाम और आसन करके शरीर के अलग अलग अंगों को हम वाइब्रेट करते हैं और उसको उसकी वर्किंग को बढ़ाते हैं, और वो हेल्दी रहता है, उससे टॉक्सिन्स जो है वो निकलते हैं। अब ये शरीर से बाहर निकल जाए इसके लिए वाटर चाहिए, चाहे वो पसीने के रास्ते निकले, यूरिनेशन के रास्ते निकले, एसिगेशन के रास्ते निकले, या रेस्पिरेशन के थ्रू निकले। 4 ही रास्ते हैं हमारे शरीर में शरीर से वेस्ट निकालने के। पहला रेस्पिरेशन, दूसरा पर्सपायरेशन, तीसरा है आपका फैसिगेशन, और चौथा है यूरिनेशन। तो ये 4 रास्ते अगर हमारे बिल्कुल क्लियर रहते हैं रोज, तो ये 4 रास्ते क्लियर हो, इसके लिए भी जरूरी है कि हमारा फूड का इंटेक कैसा है और वाटर का इंटेक कितना है। तो फूड कैसा है उसके लिए मैंने बताया 70 और 30। 70% कच्चा नेचुरल होना चाहिए। तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये हमारे पेट में जाने के बाद अगले दिन सुबह निकलेगा कि नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है, वो खुद भी निकलेगा। और साथ में उसमें फाइबर इतनी अच्छी मात्रा में होता है, वाटर कंटेंट भी अच्छी मात्रा में होता है, क्योंकि नेचर ने हर जगह पर 70-30 का पैकेट बना के रखा है। कोई भी फल उठाइए, आप उसको निचोड़ लीजिए, 70% लिक्विड ही मिलेगा उसमें। शेष उसमें एंजाइम्स और माइक्रोब्स होते हैं भरे हुए। पर 70% क्या भाग निकला, छिलका गुठली ये सब हटा दो तो 70% हिस्सा हमको पल्प के रूप में वाटर कंटेंट वाला ही मिलता है। तो नेचर ने तो हर कुछ, कोई भी फल सब्जी आप उठा लीजिए, उसको पीस करके निचोड़िए तो 70% हमको लिक्विड पार्ट ही मिलता है, 30% वो सॉलिड बचता है। तो नेचर ने हर जगह पे 70-30 का रेशियो मेंटेन करके रखा है, बस उस 70-30 वाले को हम अपने फूड में 70% की मात्रा में शामिल कर ले, तो 30% की रिक्वायरमेंट जो हम अपना स्वाद ढूंढते हैं जिन चीजों में, अब अगर हम उन स्वाद को 30% की मात्रा में सिमट कर रख दें और 70% हम अपने अच्छे एनर्जेटिक
ऊर्जावान इनटेक को कर ले तो हमारा बॉडी के ला के बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन बनती है इससे। तो ये तो हमारी डाइट हो गई, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारा नेचुरल जो फूड है वो 70% होना चाहिए। और 30% में हम क्या खा रहे हैं, आ, वो आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं कि उसमें आप अपने इन मोटे अनाजों को शामिल करना चाहेंगे ताकि आपका फूड जो है वो 100% मेडिसिनल हो जाए। और आपके जो एनर्जी लेवल है वो सुबह एक बार खाने के बाद अगले 8 से 10 घंटे तक मेंटेन रहने वाली हो। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो बार बार दिन में 4 बार नहीं खाते थे, वो एक बार खा करके लंबे समय तक फिर उनका 2 टाइम का ही भोजन होता था, सुबह का भोजन और शाम का भोजन। बस दो ही बातें थी, रात का कोई भोजन नहीं था और दोपहर का भी कोई भोजन नहीं था। हमारा जो कल्चर है, सुबह नाश्ता कर लिया भागते हुए, चाय ब्रेड खा ली भाग गए, और दोपहर में फिर वो नाश्ता करेंगे, सॉरी लंच लेंगे 1 डेढ़ बजे, जो कि बिल्कुल भी हमारे शरीर के फंक्शन के हिसाब से अलाउड ही नहीं है। और फिर जब इतनी देर में भोजन करेंगे तो उसको एक बार का भोजन जो इनटेक हुआ उसको पचने पचाने में, आगे बढ़ने में 6 घंटे का समय तो लगता ही लगता है। 6 घंटे का तो मिनिमम गैप चाहिए। इसीलिए बोला गया है कि 8 घंटे के पैकेट में अगर आप खाना खाते हैं, खाना आप जो भी खाते हैं, हम अभी 70-30 की भी बात नहीं करेंगे, 70-30 कर लें तो टू गुड है। लेकिन अगर आप 70-30 को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ इतना मेंटेन कर लीजिए कि जो भोजन करने का समय है वो सुबह का जो भोजन है वो 9 से 10 के बीच में हर हालत में हो जाना चाहिए। और जो शाम का भोजन है वो 6 से 7 के बीच में, मतलब गोधूली बेला से या तो आधे घंटे पहले हो जाए या उसके आधे घंटे बाद हो। यानी 6 से 7, 7:30 के बीच का जो ब्रेकेट है, इस बीच में हमें भोजन अपना खत्म कर लेना है। और उसमें भी अगर हम सलाद को शामिल करना चाहते हैं तो सनसेट से पहले, यानी मेन भोजन पका हुआ करने के आधा से पौना घंटा पहले हम सलाद की प्लेट खा लें। बीच में संध्या का टाइम अगर आ रहा है तो आधा घंटे उसे निकल जाने दें, और उसके बाद में हम अपना पका हुआ भोजन खा सकते हैं। और ये 8 घंटे का अगर हमने मिनिमम गैप बनाया दिन में एक आहार से दूसरे आहार के बीच में, और रात में मान लिया कि हमने 7 बजे भोजन समाप्त कर लिया, तो अगले दिन सुबह हम 8 बजे से पहले कोई सॉलिड लेंगे नहीं। तो इस दौरान लगभग हमें 12-14 घंटे का ब्रैकेट मिलता है, जो कि एक लंबा उपवास हो जाता है। तो मील टू मील अगर हमने 8 आवर की फास्टिंग कर ली, और दिन में हमने 12 से 14 घंटे की रात वाली फास्टिंग हो गई हमारी, तो इतने से भी हमारी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होने लगती हैं। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ में अगर भोजन हमारा 70-30 के रेशियो वाला हुआ तो ये तो फिर चमत्कारिक परिणाम दिखाएगा। वापस आते हैं अपने पानी के मैनेजमेंट पे। तो पानी के लिए हमारा पानी कैसा होना चाहिए, तो सीधे नल का पानी आप पियेंगे, ऐसी सुविधा बहुत जगहों पे नहीं है, मैक्सिमम जगहों पे नहीं है, क्योंकि पानी की स्थिति भी बहुत बुरी हो गई है। जितना पानी को खोजने के लिए जितनी गहरी में बोर बोर करते हुए चले जाते हैं, हाई टीडीएस का पानी मिलता है। उसकी जो वैल्यू है हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल कम और नुकसानदायक ज्यादा होती जा रही है। तो इस पानी को हम शुद्ध कैसे बनाएं, नेचुरल पानी के तरीके से कैसे करें, तो जिनके घरों में भी फिल्टर लगा हुआ है वो जरूर उस फिल्टर का एक दूसरे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। फिल्टर से निकले हुए पानी को वो सीधे ना पिए, आरओ से निकला हुआ पानी वो सीधे ना पी करके अपने घर में एक टोटीदार घड़ा रख ले, मिट्टी का, 10-15 लीटर की क्षमता वाला, और उस आरओ के टंकी से खाली करके पानी अपने इस मिट्टी के घड़े में डालें। इसमें एक कॉपर की प्लेट डाल दें, जिसे आप धागे से बांध करके रखेंगे, ताकि आप रोज उसे बाहर निकाल करके उसकी नींबू से सफाई करके डेली बेसिस पे उसके जो टॉक्सिन्स हैं उसको हटाते रहें। तो इसमें मिट्टी में रखने से इसके अंदर मिनरल्स ऐड होते हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल पानी के जैसा इसमें टेस्ट आ जाता है। पानी का अपना एक नेचुरल टेस्ट होता है ड्यू टू मिनरल्स। और आरओ में वैसा नहीं होता है, आरओ मिनरल डिफिशियंट होता है। और जैसे ही ये मिनरल डिफिशियंट वाटर हमारी बॉडी में जाता है, हमारे बॉडी से वो एक्स्ट्रा मिनरल्स को खींच करके यूरिनेशन के थ्रू बाहर कर देता है। तो हमारे शरीर में इस आरओ वाले पानी को पीने से हमारे शरीर में मिनरल की डिफिशियंसी होती है।
तो इस बात को थोड़ा गंभीरता पूर्वक लीजिए कि आरओ के पानी को अगर हमें पीना ही है, हमारी मजबूरी है, तो आरओ के पानी को हम थोड़ा मिट्टी का पात्र में कम से कम 3 से 4 घंटे का विश्राम दें, और जिससे उसके अंदर मिनरल्स ऐड हो जाएंगी, मिट्टी मिनरल्स छोड़ देगी, क्योंकि मिट्टी की ये क्वालिटी होती है कि उसके अंदर रखी हुई जो भी चीज है, अगर उसमें कुछ मिनरल्स कम है तो वो अपनी तरफ से ऐड कर देती है, और अगर कुछ एक्सेस है तो उसे सोख भी लेती है। मतलब वो बैलेंस बना के रखती है, ये प्रकृति का नियम है और ये मिट्टी की विशेष क्वालिटी है। इसीलिए खाना पकाने के जो पात्र पहले होते थे वो मिट्टी के होते थे, जिससे न्यूट्रिशन वैल्यू 100% हमको मिलती थी। तो पानी पीने का पात्र आपका हो गया, ये मिट्टी में आपने स्टोर किया। अब इस पानी को बहुत ज्यादा गुणवान और कैसे बनाएं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस घड़े से निकाले हुए पानी को किसी कांच के जग में आप स्टोर करिए। और कांच का बर्तन ही, कोई मेटल का नहीं होना चाहिए, कॉपर भी नहीं चलेगा। इस पानी को बनाने के लिए, जैसे सपोज घर में पाँच या दुष्यंत सिंह जी, आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए। आप थोड़ी आवाज कट रही है। 6 मेंबर हैं, तो सभी को एक एक गिलास जगह, थोड़ी जगह चेंज कर ये दो लीजिए आप। थोड़ी जगह चेंज कर लीजिए। दो दो से अगर पीना है तो हाँ मैं बदल रहा हूँ। हाँ जी। अभी हाँ, अभी अभी ठीक आ है। रही। हाँ, अभी आ रही है। हेलो। जी। ओके। तो हम कुछ 6 गिलास पानी की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला गिलास, आप अगर आपके पास पेपर पेन है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला गिलास ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी। ये सुबह का जो पहला पानी हम पियेंगे, तो इसमें ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए। ये आप शौच क्रिया से पहले पी सकते हैं या उसके बाद पी सकते हैं, 15 मिनट का रेस्ट दे करके। तो पहला हो गया ल्यूक वार्म वाटर। दूसरा हो गया हमारा अजवाइन पानी। दूसरा गिलास होगा अजवाइन पानी। अजवाइन साफ सुथरी हो, धो करके प्रॉपर सुखाई गई हो और अच्छे से कंटेनर में रखी गई हो, ऐसी अजवाइन आप रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सादे पानी में भिगो देंगे। और इसके ऊपर आप कोई प्लेट वगैरह लिड नहीं लगाएंगे। इस पर आप जालीदार कपड़े से इसको ढक आवाज कट रही है सर, आवाज फिर नहीं से आ आवाज रही। कट रही है। ये क्लियर नहीं हुआ अजवान का पानी। सकते थोड़ी और जगह चेंज कर लीजिए हैं आप ताकि छन्नी से, एक नेटवर्क आए। चम्मच से बहुत है नेटवर्क में। जी अब ठीक है। हाँ हाँ, जी अब अब ठीक ठीक है, है। ठीक है। अब हाँ, ठीक आ है। रही है। जी, जी, जी। जी। हाँ तो अजवाइन पानी के लिए हमने बताया कि रात को आप 1 गिलास पानी में, कांच का गिलास हो तो बहुत बेहतर है, नहीं तो स्टील भी चलेगा। तो उस 1 गिलास पानी में, अ, एक पर्सन के लिए बता रहा हूँ, घर में अगर कई पर्सन है तो सबको ये पीना है, तो उस हिसाब से अपना पात्र आप चयन करिए और उसकी मात्रा बनाइएगा। तो 200 ml का 1 गिलास अगर हमें अजवाइन पानी बनाना है, उसमें 1 चम्मच अजवाइन आपको डालना है रात को, और उसको छन्नी से ढक के रखना है, प्लेट का लिड नहीं लगाना है। और सुबह में इस पानी को आपको छान कर पीना है, चाय के जैसे पीना है, थोड़ी चुस्कियां लेकर के, 5 मिनट लगना चाहिए इस पानी को पीने में, आराम से। तो हाँ, सर्दियों के मौसम में क्या होगा, हल्का सा इसको तापमान दे सकते हैं ताकि ये बॉडी टेम्परेचर के आसपास आ जाए, क्योंकि ज्यादा चिल हो सकता है तो कुछ लोगों को इश्यू कर सकता है। हालांकि इसकी तासीर गर्म होती
फिर कट रही है आवाज सर। आवाज अभी भी कट रही सर। हेलो जी। तो जो सुबह हमने अजवाइन पानी छान के पिया, उस अजवाइन को हम फिर से एक गिलास में भिगो देंगे शाम के लिए। शाम को भी हम इसी प्रकार से उस अजवाइन के पानी को पी लेंगे। अब बचे हुए अजवाइन को हम मसाले में पीस लेंगे। ठीक है, मतलब 100% हमने यूज कर लिया अजवाइन को। अब हम आते हैं अपने तीसरे गिलास पे। तीसरा गिलास जो है हमारे शरीर में जाएगा सुबह सुबह। उसमें शामिल होगा 1 चम्मच धनिया साबुत, जीरा और मेथी। मेथी, जीरा, धनिया, सौंफ, ये 4 इंग्रेडिएंट होंगे। एक एक चम्मच। और चम्मच हमारा औसत साइज का होगा, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा भी नहीं। तो इस औसत चम्मच से हम 4 चीजें डालेंगे, एक एक चम्मच। सभी ग्रेन, सभी मसाले यहाँ पर साबुत होंगे, कोई भी दरदरा, कोई भी पाउडर नहीं है। साबुत ये हमें यूज करना है। तो ये हमने 4 चम्मच डाले 1 गिलास पानी में। इसका भी उसी तरीके से यूज करना है सुबह और शाम में। सुबह छान करके पी लेंगे, फिर से भिगो देंगे, शाम को पी लेंगे। बचे हुए हिस्से को मसाले में पीस कर यूज कर लेंगे। तो ये हमारा होगा तीसरा गिलास, जिसमें हमने 4 इंग्रेडिएंट बताए। पहला धनिया, दूसरा जीरा, तीसरा सौंफ और चौथा मेथी। ठीक है, मेथी छोटे दाने की हो तो अति उत्तम है। नहीं मिलती है तो वैसे भी चलेगी, थोड़ी बड़े साइज वाली। अब हम आते हैं अपने चौथे गिलास पे। चौथा गिलास जो पानी का है, चौथा गिलास पानी है हमारा हल्दी पानी। जी। अब आवाज आई? हाँ जी, आ रही आ रही। तो चौथा गिलास जी जी, चौथा गिलास पानी का जो होगा वो हल्दी पानी का गिलास होगा। और हल्दी पानी में शुद्ध हल्दी, जिसे हमने गांठ से पीस करके तैयार किया है, वो हल्दी 1 चम्मच रहेगी। नॉर्मल पानी में 1 चम्मच हल्दी। और इसमें आप थोड़ा सा अदरक क्रश करके डाल सकते हैं। आप इसमें 2-4 बूंदे नींबू की निचोड़ सकते हैं। तो हल्दी वाला ये पानी जो है वो आपको पीना है। अब इसमें थोड़ा, अब हमने जो पीछे 3 गिलास बताए, किसी का टेस्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा शहद उसमें आधा चम्मच ऐड कर सकते हैं। अजवाइन पानी में थोड़ा सा नींबू के रस निचोड़ सकते हैं, किसी को थोड़ा कड़वा लग सकता है। तो यहाँ पर कोई भी कंप्रोमाइज करने की स्थिति नहीं है। आपको अगर स्वाद ठीक नहीं लग रहा है तो आपको स्वादिष्ट उसको बनाने के लिए 2 ऑप्शन दिए हैं। हल्का सा खटास ऐड कर लीजिए, उसमें नींबू की 4-6 बूंदे डाल दीजिए। और शहद आप आधा चम्मच उसमें ऐड कर लीजिए, तो थोड़ा टेस्ट डेवलप हो जाएगा बस। और कोई विशेष पर्पज नहीं है इसका। जो इसको नहीं करेंगे उनको भी उतना ही फायदा होने वाला है जो ये करके पियेंगे, बट पीना है ये मान के चलिए। इसके फायदे क्या है वो मैं भी लास्ट में सम अप कर दूंगा। तो चौथा गिलास पानी हमने हल्दी पानी आपको बताया। अब हम 5वें गिलास पे आते हैं, जो सबसे मिरेकुलस गिलास है। हर आदमी अगर इसको अफोर्ड कर सके तो बहुत अच्छा है, बट कुछ लोगों के लिए थोड़ा कॉस्टली बैठ सकता है। दैट इज धरती का सबसे अच्छा मिनरल वाला पानी, नारियल पानी। सुपर फूड है अपने आप में, शरीर के लिए जरूरी सभी मिनरल्स इसमें कूट कूट कर ऊपर वाले ने भरे हुए हैं। और ये अगर हमें 1 गिलास दिन में पीने को मिल जाता है, वो भी मॉर्निंग टाइम में, तो इससे ज्यादा बेनिफिट और कुछ होगा नहीं। ये सबसे सुपर गिलास है, इसलिए हमने इसको सबसे लास्ट में रखा है। सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन हर कोई इसे पूरा नहीं कर सकता। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। तो अगर ये पूरा कर सके तो बहुत उत्तम है। बाकी गिलासेस तो सभी के घर में बन सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 5वां गिलास।
और अब आते हैं छठे गिलास पे, जो कि हमने शायद पहले ही बता दिया है, एल्कलाइन वाटर के रूप में। ये जो एल्कलाइन वाटर है उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1-1.5 लीटर पानी लेंगे, उसमें हम कुछ पत्ते डालेंगे, जैसे तुलसी के पत्ते हैं, अपने सहजन के पत्ते डाल दीजिए, धनिया जो है जड़ सहित लीजिए और उसको अच्छे से जड़ वड़ धो करके और उसको उसमें डाल दीजिए। समूचा धनिया पेड़, पूरा एक पूरा पेड़ डालना है धनिया का। आ, तो ये 2-3 पत्ते हो गए, पुदीना का पत्ता हो गया, धनिया का हो गया, इसमें आपने तुलसी का पत्ता ऐड कर लिया, तो ये पत्ते हो गए हमारे। अब हम इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे। कच्ची हल्दी 2 से 4 स्लाइसेस, अदरक, इसमें भी 4-6 स्लाइसेस अदरक की डालेंगे। और अब इसमें हम समूचा टमाटर, टमाटर पे वो जो हरा वाला क्या कहते हैं उस पार्ट को, पेडिकल लगा होता है टमाटर के ऊपर, वो हरा 4-6 पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर, वो माइक्रोबायोम्स का बहुत भंडार है, क्योंकि टमाटर को उसी ने बनाया है, तो उसमें माइक्रोब्स कूट कूट के भरे हुए हैं। वो समूचा टमाटर डंडी सहित हो तो अति उत्तम है, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, फिर भी डाल दीजिए। डंडी सहित डालेंगे तो बहुत उत्तम है। 2 से 3 हरी मिर्च डंडी सहित, ठीक है। हाँ आगे बेटा। तो ये डाल दीजिए। और ये आपका बन गया सुपर एल्कलाइन वाटर। इसे 4 घंटे के लिए अगर हमने रहने दिया, हाँ इसमें आप खीरा ककड़ी भी बिना छीले आप डाल सकते हैं। तो अपने यहाँ जो कुछ भी चीजें उपलब्ध हैं उसमें इसमें 2-4 चीजें प्लस माइनस हो सकती हैं। हमने एक हिंट दे दिया है कि आप कच्ची सब्जियां इसमें डाल सकते हैं बिना छीले हुए, खीरा ककड़ी मूली गाजर, आप ये चीज सकते हैं, ठीक है। और पत्तियां हो गई। हाँ इस तरीके से ये बनेगा हमारा एल्कलाइन वाटर, सुपर वाटर। लेकिन इसे बहुत अच्छा पानी होते हुए भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं सेवन करना है। इसे अधिकतम एक व्यक्ति के लिए 24 घंटे में आधा लीटर पीना ही अलाउड है। 1 गिलास वो सुबह पी सकता है, 1 गिलास शाम को पी सकता है। तो ये रहे हमारे 6 मेरे गिलास। और इन गिलासों को पीने से आपके शरीर के अंदर सभी मिनरल की डिफिशियंसी हो जाएगी, आपके बॉडी के बॉडी का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। साथ में अगर हम नहीं सकते, बहुत बहुत आभार। अब हवन के लिए हमें जाना होगा नीचे। तो कोई प्रश्न है तो इससे रिलेटेड प्रश्न मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा। इससे रिलेटेड प्रश्न मैं कल के 5-10 मिनट के कार्यक्रम में लास्ट टाइम ले लूंगा। बहन जी थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हवन के लिए लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं नीचे। हेलो। जी जी जी। जी धन्यवाद आदरणीय जी दुष्यंत आवाज सिंह आ रही जी। मेरी? कल आपने, हाँ आ रही आ रही है। कल आपने 2 दिन इस योगाहार मंच पर आए और अपना अद्भुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। कल आपने जैविक जी प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा की और बायोगैस के बारे में आपने बता दिया। और आज आपने आहार, जल, हवा, प्रकृति, स्वास्थ्य और इसके बारे में आज हमने बहुत कुछ आपसे सीख लिया। और अगर हमारे किसी भाई से कोई जी क्वेश्चन होगा तो एक बार, 1-2 बार हम ले लेंगे और फिर आप चले जी। जाइएगा। जी आदरणीय कोई हमारे सदन में आज के हमारे मुख्य अतिथि से उनको कुछ अभी पूछना उनको चाहते हैं? हवन हवन करने दो, कल ले लेंगे क्वेश्चन। हवन के लिए चलो सब इंतजार कर रहे हैं। जी, जी, और जी वो ठीक है अब आदरणीय भाई साहब, आप आगे आज का संचालन कर दीजिए योग का। जी। धन्यवाद। आपके हमारे चीफ गेस्ट महोदय ने अपना अमूल्य समय दिया, और उनका चूंकि हवन की तैयारी है तो उसमें अपन क्यों बाधक बने, और उनसे सवाल कर लेंगे। कल रहेंगे, जुड़े रहेंगे अब आदरणीय
डॉक्टर जी। जी हाँ, जी जी जी। डॉक्टर, हाँ जी। हाँ, आप जुड़े रहेंगे और रोज प्रतिदिन जुड़ेंगे ये बार कार्यक्रम में, तो कल सवाल ले लेंगे। जी आप हवन कर सकते हैं। जी और सदन में और किसी का कोई सवाल और चर्चा सुझाव हो तो डॉक्टर साहब से के अलावा इससे संबंधित जो आपने पानी की और जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के आज जो महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है, इस विषय पर भी चर्चा कर सकते हैं। आदरणीय जी, मैं प्रश्न जो इससे हमारा रिलेटेड जो भी है वो कार्यक्रम, आप आपस में अभी चर्चा कर सकते हैं। और मैं अभी तत्काल प्रभाव से जाना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। सदन के सभी साथियों को प्रणाम, वंदे मातरम। जी, जी आपका धन्यवाद। और जो हमारा सेशन चल रहा था उस पर आ जाते हैं कि जो हमारा वेबिनार हुआ था नवाचार का, उसमें कुछ भाई बहनों के सवाल रह गए थे, सुझाव रह गए थे। और 2 दिन आदरणीय दुष्यंत जी का जो मार्गदर्शन मिला, तो जिनका रह गए थे सवाल सुझाव, वो आज हैंड रीच करें या अपना सुझाव दे सकते हैं कि हमारे नवाचार में हम क्या कर सकते हैं। हमारा जुगाड़ जो है, कोई अगर कई जुगाड़ जानता है, सामान्य मशीनरी में कोई जुगाड़ बना सकता है, कोई यंत्र बनाता है, कोई जैविक खेती प्राकृतिक खेती में अपनी जुगाड़ करके कोई नया नवाचार करके उसका रिजल्ट उसने प्राप्त किया है। कोई हमारे गाय भैंस के लिए, पशुओं के लिए कोई नवाचार करके दवा बना करके उसको किसी बीमारी के लिए अगर प्रयोग करता है, उसका परिणाम आया है। और जो किसी ने उपयोग नहीं किया है उसका, कोई जानता नहीं है, सिर्फ आप जानते हैं। तो इस प्रकार की जो है चीजें हमारे छात्र जो ऐसे छात्र भी अपने घर में हैं, अपने युवा हैं, जो भी ऐसे कुछ नए जो मन में भाव उठते हैं और मन में और वो हम करते भी है घर पर प्रयोग। तो अगर ऐसा कोई किसी के पास हो तो वो इसके लिए जो NIF संस्था है वो हमें मदद करती है, हमारा सहयोग करती है। और हमारा डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश और केंद्र तक ले जाने में सहयोग करती है। तो जैसा कल परसों आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया था, किशोर दुबे जी ने, कि उसके लिए नवाचार के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कि हम कोई अगर नवाचार करते हैं तो उसका 10 जगह प्रयोग किया गया हो, उसका परिणाम आया हो। तो हम प्रकार की जो चर्चा हुई थी, तो उस चर्चा में कुछ लोग शामिल नहीं हो पाए थे। जो शामिल नहीं हो पाए थे वो कृपया अपना सुझाव या मार्गदर्शन दे सकते हैं। कोई बोलना चाहता है कुछ? किसी का हैंड रीच नहीं है। आदरणीय शरद वर्मा जी का शायद हो गया था। हाँ जी, शरद जी का हो गया था। तुलाराम पटेल जी, सुमित वर्मा जी, जी हमारे रघुवंशी जी, जी आदरणीय रघुवंशी जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, आप सादर आमंत्रित थे, आपके सुझाव रह गए थे। जी जी ओम। और अनम्यूट कर ले आप, म्यूट। अभी आवाज आ रही है? ओम ओम। ओम जी आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है। वो मैं निवेदन ये करना चाहता था कि उस दिन वो वेबिनार हुआ था ना, उसमें हम किसी कारणवश से जुड़ नहीं पाए थे। हम भोपाल जा रहे थे और हम ड्राइविंग कर रहे थे इस समय। तो मैं ये कहना चाहता था, नवाचार में हमने जो एक ट्रीटमेंट बनाया था, वो आदरणीय गुरु जी आपने भी उपयोग किया है, तो उसमें कैसे मार्गदर्शन मिल सकता है, उसको अपन जन हितार्थ हेतु कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मुझे लिंकेज और मार्गदर्शन प्रदान कीजिएगा। वो जो मलहम बनाई थी, जो यादव साहब आपके हाथ में लगाई थी, उसी उसी का बहुत बड़ा स्कोप है आगे भी। तो उसमें कैसे कैसे मदद कर सकते हैं आप, वो या संस्था से कैसे कांटेक्ट हो सकता है। उस दिन मैं वेबिनार में जुड़ नहीं पाया था कारणवश, तो कृपया करके वो उसका मुझे थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। जो आपने रघुवंशी जी वो बनाई थी,
जी जी। तो वो जो गाय गाय भैंस पे आपने प्रयोग किया, गाय भैंस के घाव पे प्रयोग किया है उसका, हाँ हाँ। तो उसके लिए आपका अपना विषय और नंबर आप जी। आदरणीय पवन जी को अपन दे देंगे, तो वहां से आपका नाम पहुंच जाएगा, वो संस्था आपसे संपर्क करेगी अच्छा अच्छा अच्छा। और संस्था आपसे पूछेगी, वो संतुष्ट हो जाएगी, फिर आपके यहाँ आएगी और जी फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन करेगी। जी जी। तो वो हम ये बोल रहे थे, तो हमने गाय आपका भैंस वो पे नाम लिखने के। नहीं, जी, हमने गाय भैंस पे नहीं, आपके ऊपर भी प्रयोग किया था। आपने भी तो उपयोग किया था। हमारे ऊपर किया था प्रयोग। और हाँ, हाँ हाँ, आपने ही तो उसको प्रचार प्रसार में लेके किया आए था, थे। मेरे ऊपर किया था। हम्म, मेरे ऊपर किया था, मैं लाया था, ऐसे 10 लोगों का और चाहिए आप। ऐसे 10 लोगों का चाहिए। ओके। आप पहले उनसे बात कर लें। हाँ, जी लेकिन अभी बात कर लें अपन उसमें। जी ठीक है, उनको उनको आपका नंबर भेज देते हैं हम। और जी। उसका नाम क्या देना पड़ेगा, जो दे है ना, उसका क्या करना पड़ेगा, हम्म, तो थोड़ा सा नाम और आप चर्चा करके जी। और बता दें तो नाम शरद आपका भैया है नाम आप। भिजवा देते हैं। जैसे शरद भैया का पहुंच गया है। नहीं तो नाम आप ही डिसाइड कर लें, अपने योगाहार के नाम पे ही कर लें, चलिए इस उसमें पे क्या बात है। कर लेते हैं। वो जो नाम आप डिसाइड करेंगे वही चलेगा। नहीं नहीं, बोर्ड। चलिए ठीक है, मैं जी आपका वो भेज देता हूँ आज। और आदरणीय और और कोई और भी तो कोई नया आपने काम किया हो पेड़ पौधों पे, खेती में जी। कोई नवाचार किया हो। और तो अभी प्रयोग चल रहे हैं, जब भी है कोई होंगे, और? रघुवंशी जी। फल होंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, वर्मा जी ने किया, चलिए सूचना वाले आगे वर्मा जी। आदरणीय बने सिंह जी। अपने प्रदीप भैया ने भी तो किया है, तीखड़ हमने वालों ने। प्रदीप भैया तीखड़ जमानी से जो है ना, वो हैंड रीच कहाँ कर रहे हैं, वो शायद वो सुन ही हैंड रहे रीच हो। कहाँ कर रहे हैं, अभी सुन लेंगे, अपन पूछ लेंगे। अब आदरणीय बने सिंह जी। जी ओम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज की जो योगा टीचर थी दीदी, बहुत सुंदर योगा कराया हम लोगों ने। आज के हमारे मुख्य अतिथि वक्ता, उन्होंने भी बहुत अमूल्य शब्द में हम लोगों को जागरूक किया। उस दिन नवाचार में जो विषय चल रहा था, उस विषय में जो बात आई थी बिच्छू की, कि बिच्छू का जहर कैसे उतारा जाए। और बिच्छू अक्सर ज़्यादा किसानों के खेत में ही पाया जाता है, और किसान ही उसके ज़्यादा मतलब शिकार होते हैं। तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट हर जगह उपलब्ध रहता है। वो ट्रीटमेंट है, एक तो लोहा की, जो जैसे कोई तार हो, कोई लोहा की खिल हो, ऐसा कोई भी धातु हो, एक आध फीट इतना लंबा, उसको तुरंत गर्म कर ले। और आंख के पत्ते, जिसको बोलते हैं मदार, मदार के पत्ते, 4-5 पत्ते पकड़े, तोड़ के एक जैसे बना ले उनको, और उस गर्म लोहे को पकड़े सीधे उस मदार के पत्ते से। उससे जो पानी निकलेगा, वो पानी तुरंत उस बिच्छू के डंक पर डाल दे, तो तुरंत इलाज, मतलब तुरंत वो जहर खत्म कर देगा वो। और किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मात्र 10-15 मिनट का काम है। तो उससे अपन सबको बहुत राहत मिल सकती है। और किसी को अगर समझ में ना आए तो फिर भी अपन ग्रुप में लिखित में भी शेयर कर देंगे। जी ओम। जी आप जरूर ग्रुप में डाल देना ये नई चीज। और ये भी नवाचार भी हो सकता है। ये भी आप बात कर सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, उस संस्था को आप भेज सकते हैं, क्योंकि ये भी नवाचार है बिच्छू के उसके डंक के लिए, उपाय के लिए। जी आदरणीय सुमित वर्मा जी। जी। साधारण। मेरा इसमें ही प्रश्न था, मतलब ये प्रमाणिक है क्या विधि, जो आप कह रहे हैं बिच्छू का उपचार? मतलब आपने कितने लोगों पे देखा है इसका उपयोग होते हुए? जी, बहुत पुराना नवाचार है ये। बहुत हमारे गांव में ये उपयोग करते हैं अक्सर ज़्यादा। हम लोग सभी लोग करते हैं गांव में, किसान कम से कम 10-20 लोग इसका उपयोग करते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं खुद भी खोज ही रहा था, क्योंकि पहले मैंने एक बस यूट्यूब देखा था राजू जी का, कि होम्योपैथी की जो दवाई होती है नाजा 200, बट बाद में फिर उसका खंडन भी देखा कि ये इसका सही से काम नहीं करता है करके। तो ये डाउटफुल होता है कि ये सभी विधियां आती हैं, मगर उसके विरोध में भी आता है। तो फिर
विश्वास नहीं होता कि उपयोग करना, क्योंकि ये बड़ा विकट परिस्थिति होता है। इस पे उपचार वाले जिनका प्रमाणिक ना हो उसके प्रयोग करें कि ना करें करके, इसलिए ये जानना आदरणीय यूट्यूब वाला नहीं, ये अपना प्रैक्टिकल है, कम से कम 30 साल पुराना। मैं भी 1-2 बार इनका शिकार हुआ हूं, तो तुरंत अपने पड़ोसी के मित्र वगैरह, दोस्त वगैरह ये अपने कर देते हैं। एक दूसरा पड़ोसी भी कोई भी कर सकता है, कोई तंत्र मंत्र वाला काम नहीं है, औषधि है केवल, बस। ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद। जी जी, ओम। हाँ जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी। मुंडीलाल सर। ओम वो सदन को दवा यूज करता ना नहीं सर, बार, मतलब मैं कृष्ण कुमार महतो, रांची जिला पतंजलि किसान सेवा समिति प्रभारी। और परसों रोज मैंने चर्चा की थी मैंने पीली चींटी जिसको सीपीएम माइंड की होती है, और काली चींटी जो गांधी विचारधारा की होती है। आज जो उस रोज मैं बताया था कि कल बिच्छू के बारे में बताया जाएगा, तो आज बिच्छू का प्रसंग आया है। आदरणीय ने जो बताए उससे भी सरल और सटीक तरीका यह है, आप बीती में बता रहा हूँ। ये कहीं पे बड़ी पढ़ाई या परंपरागत और पूर्वज की बात ही नहीं है, ये अपनी आप बीती बता रहा हूँ। मोटा मोटी 52 साल पहले मुझे एक बिच्छू ने, इसी दुर्गा पूजा के समय में बिच्छू ने काट डंक मार दिया। अब डंक मारने के बाद अब मैं तो एकदम व्याकुल हो गया, इतना जलन, इतना उत्पीड़न, अब क्या करें क्या नहीं। तो उसी रास्ते में एगो बगल का ही जो भैया नाथ रिश्ते में पड़ता है, शराबी, उस शराब पिए हुए थे। बोलता है क्या हुआ क्या हुआ? हम बोले भाई क्या हुआ? बिच्छू डंक मार दिया। तो किधर गया बिच्छू? पकड़ो पकड़ो, किधर गया? और दिखला दिए ये बिच्छू है। ऊपर में उसको जो सिर में उसको दबाया और हाथ से उसका डंक को मैंने मार दिया। उसका पूंछी जो है, उस पूंछ से जो उसका रस निकला या खून निकला बोलिए, उस वहां पर हमारा लगा दिया। तुरंत रिलैक्स, 2 मिनट में एकदम छू मंतर हो गया। ये है बिच्छू की आप बीती कहानी। आप लोग माने या न माने, आप लोग भी इसका प्रयोग करने का मौका आपको नहीं मिले, भगवान करे। काहे कि इसका जो दर्द होता है ना, वो असह्य हो जाता है। और यदि सुनना चाहते हैं मधुमक्खी के बारे में सच्ची घटना, तो मैं सुना सकता हूँ, या तो दूसरे दिन बताया जाएगा। मुनीलाल भैया थोड़ा सा परमिशन दें तो आगे बोलेंगे, या तो फिर समय तो है ही है। मधुमक्खी के बारे में भी कुछ कह सकता हूँ। आप बीती घटना है, तो आप लोग अनुमति दें तो समय कुछ लगेगा, ऐसा बात तो नहीं है। सदन मौन है क्या? सुनाई नहीं दे रहा? बताइए आदरणीय, बताइए। हाँ, मधुमक्खी हाँ का बता मधुमक्खी। दीजिए। देखिए मधुमक्खी, मैं जहाँ पर हूँ, जिस जगह पर हूँ, रांची पुलिया रोड पड़ता है। और क्या कहा जाए, बगल में पेड़ का बृहद पेड़, पुराना पेड़ है, हमसे अधिक उम्र का, 72-80 साल उम्र का ये पेड़ है। और वहां पर आजकल तो नहीं है मधुमक्खियां, उसमें 2-3 मधुमक्खी छत्ता बड़ा बड़ा, मतलब मधुमक्खी क्या कहें उसको, हम लोग लेलहे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? बड़ा मधुमक्खी कहिए उसको। डंक मारता है, जो कहने का मतलब उनका छत 2 फुट बाई 3 फुट, 3 फुट बाई 4 फुट, इस तरह से बड़ा बड़ा छत होता है। तो हम लोग उस समय बचपन में थे, बचपन में थे, गुलेल का नाम सुने होंगे, गुलेल से और पत्थर से हम लोग देखे कौन किसका निशाना है, ये लगा रहे थे। अब लगाए तो लगाते वक्त तो लग गया, और उन लोग इतना, मैंने गिरोह में होती है, इतना उन लोग संगठित है मधुमक्खी, कि अब उन लोग एक साथ मिल करके वो जो रास्ता में चलने वाला, जो साइकिल में जाने वाला था, हम लोग तो भाग गए। अब रास्ता में जो चलने वाले लोग थे, उन लोग को मार दिया, डंक मार दिया, एकदम खूब लगाया उन लोग को, जहाँ तहाँ लगा दिया।
तो उसके बाद वो तो बेहोश होने की स्थिति में था। लोग बताया नहीं इसमें क्या करो, इसमें ओल का झोल दो, ओल का जो डेहटा होता है, ओल का डंठल होता है, ओल का डंठल को काट करके उसमें लगाना शुरू कर दिया लोग, एक बात। और उसी समय दूसरा बात भी आ गया कि यदि इस तरह से यदि आफत आ जाए तो उसको एक ही उपाय है, उन लोग तो छोड़ेंगे नहीं, एक ही उपाय है, नदी या तालाब या कुएं में कूद जाना है और वो पानी में चल जाना है। उन लोग का जो है प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो ये आप बीती ये भी है, वो तो बेहोश होने से बच गया। और आगे आए दिन हमारे इधर पेपर, न्यूज पेपर में आते रहता है कि ये इससे उससे मधुमक्खी के डंक मारने से 2 आदमी मर गए, 1 आदमी मर गए, इस तरह से समाचार आते रहता है। तो इतना माने खतरनाक दर्द और इंजेक्शन टाइप का होता है, ऐसे मेडिसिन भी वो कहलाता है। कहीं पर यदि बात वगैरह किसी का पीड़ा हो तो वो डंक लगने पर वो दर्द वगैरह भी छूट जाता है। जहाँ हानि भी है, लाभ तो है ही, मधुमक्खी का स्वाद लेते हैं तो उसका कभी कभी डंक का भी स्वाद लेने का अनुभव हम लोग को मिलते रहता है इस झारखंड में। धन्यवाद। जी आदरणीय, ओल क्या होता है? ओल का डंठल जो बोले, ओला क्या है जी? ओला क्या बताया, क्या लगाना है? ये समझ में नहीं आया क्या ओल लगाना। ओल 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 कहते हैं जी ओल जो बढ़ता है शकरकंद जैसा, नीचे कंदा बढ़ता है, जिसे खाते हैं हम लोग सब्जी बना करके। ओल का नाम सुने हैं आप लोग? नहीं, नहीं जानते। ओल बड़ा बड़ा 2 किलो 3 किलो बढ़ता है। नहीं, नहीं जानते हम लोग। हम आपको फोटो दिखा दे रहे हैं, आपको ओल का फोटो हम दिखा दे रहे हैं, डंठल दिखा दे रहे फोटो भेज हैं। देना। ओल का बहुत ही उत्तम सूरन, हाँ? सूरन तो नहीं आदरणीय, सूरन। व्हाट्सएप पे डाल देना। तुरंत मेरा बगले में तो एक मिनट नहीं रहेगा, आधा मिनट, इसी जगह तो है ओल मेरा। ओल का डाल दे रहे हैं आपको। ये है, ये देखिए, ये सूरन ही देखिए बोलते निचार हैं दिया। सर, सूरन। उखाड़ रघुवंशी जी सूरन ही बोलते हैं। ओल 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 को हम लोग सब्जी बना के खाते हैं। सूरन ही बोलते हैं। जी ओल जी है ये, आदरणीय, ओल का ये डंठल को काट के देते हैं। हाँ समझ गया, ओल सूरन जिमीकंद। सूरन जिमीकंद जिसको बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी सूरन हाँ बोलते जी, हैं में महाराष्ट्र में। और मद्रासी ओल मद्रास आप लोग होता है। नाम दे रहे हैं। अरे समझ में आ गया ना सबकी। ठीक है, चलिए आदरणीय ML गौर साहब। जी आदरणीय ML गौर साहब जी, अनम्यूट कर लें। सदन को प्रणाम। जी और जैसा जो चर्चा चल रही है उसमें मेरा एक जो प्रयोग रहा है पित्त के लिए, अगर किसी की पित्त प्रवृत्ति है और पित्त अधिकतर कुंवार के महीने में बढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि मुंह में पानी आना, पीला पानी, मुंह में पानी पानी आना, उल्टी होना, निकलना कुछ नहीं, पीला पानी निकलना। जब पित्त बढ़ जाते हैं, अधिक हो जाते हैं पित्त की मात्रा वगैरह हमारे शरीर में और स्टोरेज करने की क्षमता कम होती है, तो जब उसको निवारण के लिए एक मैन फल होता है जिसको हम मैनर बोलते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में तो होता है मैनर के नाम से, ये बरसात के दिनों में मैनर आता है, गोल गोल चिकना फल होता है नींबू जैसा। और मैन फल के नाम पे अगर यूट्यूब पे इस पे आप देखेंगे, गूगल पे, तो शायद वो अभी मैं सर्च कर रहा था है कि नहीं, तो है वो अभी। वो फल को सुखा लीजिए। वैसे तो उसकी सब्जी मही या दही में बना के खाई जा सकती है, जैसे रायता बनाते हैं उसको बॉइल करके और उसके अंदर के जाली निकाल के, और अगर करेंगे उस सीजन में अगर 2-3 बार अगर आपने खा लिया तो साल भर में आपको पित्त कभी नहीं होगा। और अगर जैसे हो जाता है तो उसको सुखा के रख लीजिए, और नहीं तो पंसारी की दुकान पे अगर मैनर बोलेंगे तो मिल जाएगा, सूखा मिलता है। तो उसको अगर किसी को पित्त हो जाते हैं तो उसको घिस के, जैसे हम चंदन घिसते हैं ऐसा पत्थर पे घिस लें, और 1 चाय की चम्मच के बराबर, मतलब थोड़ा सा पानी जैसे चंदन घिसते हैं उसमें, और उसमें 1 काली मिर्ची और घिस लें।
और अगर छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा उसकी मात्रा आधी कर दें, आधी चम्मच कर दें। और अगर किसी को, क्योंकि वो कड़वा होता है और काली मिर्ची भी थोड़ी सी जलन करती है, तो उसमें आप मिश्री उसको खाने को दे सकते हैं या घिस सकते हैं। तो उससे अगर 2 या 3 टाइम देंगे तो आपको पित्त एकदम गल जाएगा और आपको मतलब राहत मिलेगी। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है, कई सालों से है। और मैं तो जब बरसात के दिनों में अभी मैनर मिल रहे थे तो घर में सुखा के रख लेते हैं, या पंसारी के यहाँ से लेके जरूर रख लेते हैं। जो आदरणीय गौसाब, अपने पित्त के लिए जो उपाय बताए आदरणीय मैनपाल जी ने हैंडल किया था, आदरणीय मैनपाल जी ने हैंडल किया था। आप ये बात रखें जी। आदरणीय डॉक्टर केशव दुबे जी, सादरा मंत्री जी। धन्यवाद मुनिलाल जी। बात पित्त की चल रही थी, तो पित्त का मेरा खुद का अनुभव है। जब मैं छोटा था, गौर साहब ने जो बताया है, तो हमारे घर में जो मैंने स्वयं 2 दिन में अनुभव किया, हमारे गांव में भी काफी सारे लोगों को हमारे पिताजी ने दिया था कि मीरा और गाय का घी, मतलब गाय का घी और मीरा पीस के, वो सिर्फ उसका उटन लगाना, मतलब, और वो सिर्फ जहां जहां पित्त हुआ है पूरे शरीर पे लगा लेना, बाकी उसमें कुछ भी नहीं डाला था। तो 2 दिन में पित्त गायब हो गया था। ये एक चीज। दूसरी चीज कि ये सर, जो ये गिरा क्या होता है जी, ये? घी के साथ क्या बताया आपने? मीरा 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 बोला ना आपने, मीरा मीरा पुड़ आपने आपने भी उसमें मेरे मेरे पुड़ बोला ना, एक डालने का। नहीं, मैनर 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 नहीं, हमने तो मीरा और गाय का घी जो अपन नहीं, मैनर होता है, जो, एक फल होता है, छोटे नींबू साइज का होता है, चिकना फल होता है, मैनर। अच्छा वो अलग होगा। मैं हम सिर्फ हाँ पित्त की बात बोल रहे थे। तो मीरे हाँ, जिसको बोलते पित्त हैं के अपन, लिए ही जो खाते मैनर भी है है। ये। हाँ, मसाला में भी अपन मीरे खाते हैं। तो मीरे की पूड़ और घी, गैया का घी होना चाहिए, वो मिक्स करना, और वो लेप जो है वो जहां मेरे जहां पे मतलब अपने को ये पित्त है वो लगा दो। काली मिरी ना? हाँ हाँ, काली जी जी, मिर्च। काली मिरी बस, जी हाँ जी, हाँ, मेरा, काली, हाँ अच्छा, मेरा वही, मैंने काली मिरी, वो हाँ काली मराठी में मिरी, जो बोलते हैं काली मिरी। जी हाँ, जी तो वो काली मिर्ची जी, बिल्कुल सही है सर। काली मिर्ची जो एक्चुअल में, जो हम खीरा कभी खाते हैं तो खीरा भी पित्त बढ़ाता है हमेशा। अगर खीरे को अगर अपन खाना, और काली मिर्ची और थोड़ा सा स्वाद के लिए नमक भी डाल दें, नहीं तो काली मिर्ची भी डालेंगे, तो आपको कभी पित्त नहीं होगा। जी। जी जी। और वो दूसरा एक जो है कि जिसको हम मराठी में काच कुचरी बोलते हैं, मतलब एक फल होता है या उसका वेल होता है, और वो अगर हमारे शरीर को कहीं पे भी लगे तो इतनी अंगार होती कि वो मधुमक्खियां क्या और बाकी क्या, यानी आदमी सहन ही नहीं कर सकता। तो हम स्कूल में जब जाते थे, बाहर गांव में जाते थे, तो 1-2 बार ऐसा ही हमें भी हुआ था, हमारे साथियों को भी हुआ था कि कुछ फल तोड़ने के इससे, तो उसकी कोई मतलब दूसरा रास्ता ही नहीं था। तो हम तो कैसे भी दौड़ते दौड़ते स्कूल में गए, तो गांव का एक आदमी था, वो बोले कुछ नहीं, फटाफट कपड़े निकालो, और उसने गैया का जो गोबर था वो गोबर हमारे आंग पे लिया, और बस 2 मिनट में वो पूरी खुजली जो है चली गई। उसका प्रयोग बाद में हमने हमारे गांव में भी किया था। तो जो खाज खुजली करके जो बोलती है, तो उससे जितनी अंगार होती है उतनी पूरी की पूरी अंगार अगर गैया का गोबर उस पे लगा दो तो 2 मिनट में वो खत्म हो जाती है। ये हमने देखा। तीसरी चीज है मधुमक्खी के बारे में, कि मधुमक्खी के बारे में आमतौर पर जहाँ पे पानी दिया जाता है, और वहां पे अगर छोटे छोटे पेड़ है तो वहां पे मधुमक्खी रहती है, तो पानी देते समय कई बार हमने भी अनुभव किया, हमारे आदमियों ने भी अनुभव किया कि वो काट लेती है। तो सिर्फ गीली मट्टी जो है, ऊपर की नहीं, 1 इंच नीचे की गीली मट्टी जो है, वो गीली मट्टी थोड़ा सा उसको पानी में स्क्वैश कर लो, और जहाँ पे है वहां पे लगा लो, और फिर लगाने के बाद में जहां जहां काटी अगर डंक दिखता है तो सॉलिड गीली मट्टी वहां पे लगा दो, तो डंक की जो ये
जख्म है और या उसकी जलन है वो कम होती है। ये है ऐसे अनुभव हमारे हैं। लेकिन इन सब अनुभवों को उस दिन मैंने जो बात बोली थी वही है कि इसके सारे प्रयोग करने पड़ते हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा है ये बार बार, डॉक्टर जाजू करके हमारे मेडिकल के अधिष्ठाता है, सेवाग्राम मेडिकल के, जो एमबीबीएस एमडी को पढ़ाते थे, मेरे अच्छे मित्र है। और करीबन 25-30 साल के पहले हमारी एक वार्ता हुई थी एक बड़े कॉन्फ्रेंस में। हॉपकिन इंस्टीट्यूट जो है बंबई का, बहुत जाना माना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी ऐसी बातें कही गई थी कि भाई बिच्छू है या सांप है तो वो उतारा जाता है करके। तो हॉपकिन इंस्टीट्यूट ने उस जमाने में यानी करीबन 25-30 साल के पहले 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। उन्होंने बोला था कि जो आदमी ऐसा बोलता है कि बिच्छू या सांप है उसको हम उतार देते हैं ऐसे ऐसे नुस्खे से, उन्होंने बोला था वो आदमी ने आना चाहिए, हम सबके सामने एक्सपेरिमेंट करेंगे लेकिन सांप हम देंगे। क्योंकि उनका कहना था कि 90% सांप जो होते हैं वो बिन विषैले होते हैं, तो उनको उतारना तो आसान है, लेकिन विषैला सांप जो होता उसका जहर वो यदि उतार देवे सबके सामने पब्लिकली पुलिस के कस्टडी में, तो निश्चित हम मान लेंगे। आप सबके जानकारी के लिए हॉपकिन इंस्टीट्यूट बंबई ने जाहिर किया हुआ वह जो पारितोषिक है 1 लाख रुपए का 25-30 साल के पहले का, वो अभी तक लेने के लिए हिंदुस्तान का या दुनिया का कोई भी वैद्य उनका तक पहुंचा नहीं है। ये मैं सदन को जानकारी देता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी नहीं है, आदरणीय शरद वर्मा जी आमंत्रित हैं, आपकी आवाज आ रही है। आदरणीय शरद भैया। जी ओम, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज के जो मुख्य अतिथि ने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं और ऐसा लग रहा था कि मुख्य अतिथि जो हैं कहीं के बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। उन्होंने एक एक जो जिस चीज के विषय में बताया वो काफी महत्वपूर्ण थी। नए इनोवेशन में हमने एक सेम का डाला है और एक हल्दी का जो प्रोसेस मशीन है उसके विषय में 2 चीजें डाली हैं उसमें इनोवेशन में। तो हम मुनीलाल सर से चाहेंगे कि इन दोनों चीज़ों के जो भी फॉर्म है या जहाँ पे भी अप्लाई करनी है तो हम लोग तैयार हैं। और कल हम लोगों का जो यहाँ पे लैब का कार्य चल रहा है वो काफ़ी सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और सभी लोगों ने अपने ट्राइकोडर्मा के विषय में चर्चा करी और काफ़ी तेज़ी से नर्मदापुरम में ट्राइकोडर्मा जो है क्षेत्र में बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस बार हजारों लीटर में इस योगाहार कार्यक्रम की बदौलत हजारों लीटर ट्राइकोडर्मा नर्मदापुरम के खेतों में डलने वाला है, जिससे कि यहाँ की मृदा का स्वास्थ्य अवश्य ठीक होगा। मृदा में कुछ टेस्ट करने हैं तो पवन सर ने बताए हैं कि कैसे केचुए का टेस्ट करना है। अभी तो केचुए खेतों में बहुत कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सरसों का जो बना के करना है उसकी वीडियोग्राफी करके और वो देखनी है 1-2 दिन के अंदर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा ट्राइकोडर्मा का और भी बहुत सारी जो जैविक फंगस है इसके ऊपर कार्य चल रहा है और लोगों का अब जो रुझान है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जितने मेंबर्स हैं वो भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को बढ़ाया जाए और सभी लोगों को अब उसके फ़ायदे धीरे धीरे जैविक का थोड़ा असर फ़ायदा लेट मिलता है, मिलने लग गया है फ़ायदा। तो इसका काफ़ी नर्मदापुरम में अंतर आएगा। इस योगाहार का हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा कि इसकी बदौलत जो नर्मदापुरम में धुआंधार फंगिसाइड डल रहा था उस पर कहीं ना कहीं ये रोक लगेगी। जी ओम, इतना ही कहना चाहता हूँ बस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद पूरी नर्मदा टीम परिवार को कि इतना विकास कर रहे हैं जो
सरकार को दिक्कत दिखती है जो आप लोग कर रहे हैं स्वेच्छा से। ये वहाँ परिवार को धन्यवाद कि आप लोग इतनी प्रगति कर सके। जी कृष्ण कुमार जी ने पुनः हैंड रेज किया है। जी ओम ओम अनुमोदन करिए आप, बताइए मैं भाई साहब। आदरणीय हमारे डॉक्टर किशोर दुबे जी से ऐसे हम लोग व्हाट्सएप से समस्या का समाधान आदान प्रदान करते रहते हैं, आप लोग को भी सर्वविदित हो। तो वो हमको लग रहा है उनके जो वक्तव्य है उसमें से उनको मुलाकात शायद बड़ी मधुमक्खी से नहीं है। मधुमक्खियां छोटी, मझली, बड़ी और पालतू और इटालियन जो पालतू मधुमक्खियां होती है। तो इस तरह से जो है मैं बॉक्स भी रखा हुआ था पालतू। तो अब जो ये जो स्प्रे वगैरह कर रहे हैं लोग, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो बड़ी मधुमक्खियां हैं, जो इलाज डॉक्टर साहब ने बताए वो इलाज शायद बड़ी मधुमक्खी का वो नहीं बता पाए हैं। ये जो मछली होगी, पशु होगी या छोटी मधुमक्खी होगी, ये जो बहुत ही जंगली होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। शायद किसी के पाले में नहीं पड़ा होगा आप लोगों को। जहां भी वो डंक मारती है ना, पूरे 250 ग्राम वजन का फूल जाएगा। मैंने कहने का मतलब गुब्बारे जैसे फूल जाएगा जहां भी डंक लगाएगा। तो धन्यवाद, आगे सुझाव देंगे हमारे डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद। मैं आदरणीय हमने जो अनुभव बताया वो अनुभव छोटे मधुमक्खियों के बारे में था, बड़े के बारे में नहीं है। धन्यवाद। जी मैं आदरणीय दिनेश श्यामलाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें और साथ में आभार भी ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश श्यामलाल जी। जी, जी आदरणीय धन्यवाद। आज की योग कक्षा में मैं शामिल नहीं हो पाया। एक यज्ञ कार्यक्रम चल रहा है और बीच-बीच में मैं सुन रहा था। तो आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी ने सुंदर बातें बताई, वो कल से बने हुए थे। आज वो भी योग की कक्षा में यज्ञ की कक्षा में चले गए हैं। और जो बातें सामने आई हैं, ख़ास करके जो नवाचार के रूप में और परंपरागत ज्ञान के रूप में, यहाँ पे मुझे एक ही बात कहनी है कि नवाचार अलग है और परंपरागत ज्ञान अलग है। नवाचार की नया आचार, हमने कुछ नया करके हम नया जुगाड़, नया इनोवेशन किया हो तो उसे नवाचार। और जो परंपरागत ज्ञान है, जो दुर्लभ हो गया है, जो लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो भविष्य में या हमारे अतीत में रहा है, तो वो दुर्लभ ज्ञान, इंडिजिनियस ज्ञान, देसी ज्ञान है। तो हमको इसमें विभेद करना ज़रूरी होगा ताकि हम ये समझ सकें कि हम नवाचार कर रहे हैं या दुर्लभ ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे हमारी संस्थाओं को भी सरलता रहेगी और उनके रिसर्च के लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ, जहाँ तक मधुमक्खियों की बात है तो ये आदरणीय दुबे जी ने बड़ी अच्छी बात कही है आदरणीय कि कैसे हम मधुमक्खियों से बचें। और आदरणीय श्री कृष्ण कुमार सर ने भी इस पे मधुमक्खियों के आकार प्रकार के आधार पर उनकी भयावहता को देखा। मुझे अनुभव ये है कि मुझे लगभग कोई 1 दर्जन से अधिक मधुमक्खियों ने काटा हुआ है। और उसमें से सबसे खतरनाक मुझे वो लगी जो कि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों में, कोटरों में अपना घर बनाती हैं। और वो इतना यानी उनकी इतनी जटिल होती हैं, इतनी कठिन होती हैं, इतनी खतरनाक होती हैं कि उनको अगर छेड़ें तो अगर पानी के अंदर न जाएँ तो तब तक वो पीछा करती रहती हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। बहुत मैं कोई 7th 8th क्लास में और मैं अपने बगीचे में था। आड़ू के पेड़ पे मैं झूला झूल रहा था तो कहीं उनको भनक लगी और वो मेरे पीछे दौड़ गई। पहाड़ों में जो पहाड़ों में जो सीढ़ीनुमा खेत होते तो मैं इतना दौड़ा जितना मैं दौड़ सकता था, यानी एक खेत से दूसरे खेत और 8-10 फीट की ऊंचाई से दूसरे खेत में। लेकिन तब भी 3 मधुमक्खियों ने मेरे पीछे की गर्दन में काट दिया।
अब पता नहीं मेरी जो दादी जी ने क्या लगाया कि मैं दूसरे दिन तो बुखार रहा मुझे, तीसरे दिन में ठीक हो गया था। लेकिन ऐसी मधुमक्खियों के बारे में मेरे गाँव के आस-पास से 3-4 दिन बाद खबर आई या 1 हफ्ते के बाद खबर आई कि लगभग 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तब मुझे ये जान के अफ़सोस हुआ कि क्या पता मेरी भी मृत्यु हो जाती अगर दादी कुछ नहीं वो कुछ वो लेपन नहीं करती, लेकिन मुझे उसके बारे में मालूम नहीं था। आदरणीय श्री कृष्ण कुमार जी का हैंड रेज़ है। जी। हाँ, नमन आदरणीय दिनेश सिबल जी। बात तो ये, आप जिस मधुमक्खी की बात करना है ना, वो खोड़हर में जो रहती है या तो जमीन में भी रहती है, वैसे 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 मधुमक्खी को मैंने पालतू पालतू मधुमक्खी बना चुका हूँ। वो मझली नस्ल की होती है, ये वो पालतू भी है। तो उसमें मैं एक विशेषज्ञ था खादी उद्योग का, जो कि उन लोग का क्राइटेरिया में है ये मधुपालन। तो इस तरह से उन लोगों ने क्या किया, वो जो आप कह रहे हैं, वो खोड़हर जो पेड़ के रहती है। 8 बज के जी। अच्छा, मुझ तो जी, जी। उसमें धुआं का प्रयोग करके, धुआं का जी, जी, जी। प्रयोग करके उसको उसको हमने पशु बनाया था। हाँ। धन्यवाद। पालतू बनाया था मैं, जो ये उतना आदरणीय खतरनाक नहीं होती है। हमारे जो खतरनाक होती है पेड़ वाली होती है ना, जो 2 फीट 3 फीट जो लंबी चौड़ी होती है छत उनकी, तो वो सबसे खतरनाक होती है। और आप वाला जो खोड़र वाला उतना खतरनाक नहीं है। धन्यवाद। सिंबल जी, अब 8:30 के बाद धन्यवाद जो और है अगला कोई अगर किसी का वो है सुझाव है तो कर ले लेंगे। सर नेटवर्क की थोड़ा यहाँ भी दिक्कत। जी दिनेश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, शायद दिनेश जी का नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो मैं आदरणीय सुमित वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। सुमित वर्मा जी रिमूव हो गए, चलिए चले गए हैं। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। रमेश चंद मेहरा जी, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है जी। आदरणीय प्रणाली मराठे जी। मेरी बहुत जल्दी है, आज नहीं, हाँ कल बोलूंगी। अरे आभार ज्ञापित कर दो। भाई जी, भाई आज मुझे एसटी के लिए जाना है। हाँ ठीक ठीक। से हमने उनसे ज्ञान अर्जन किया। हालाँकि उधारी उनसे भी गुंजाइश ये है कि वो दूसरे दिन भी अपनी चर्चा जारी रखेंगी, ऐसा अनुरोध किया गया है। इसी क्रम में उनका धन्यवाद करते हुए आज की योग शिक्षक का धन्यवाद करते अन्य सदस्यों का माता भगवती की पावन दिवस पर सभी को बधाई की शाखाएं, उपशाखाएं और उनसे जुड़े हुए राजनैतिक सदस्यों को धन्यवाद करते हुए सर्वश्री भगवान दास सरस जी, आदरणीय हमारी तिवारी जी, आदरणीय मनीष सिंह पायलट जी, बगावत जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय महतो जी, जिनको हम आने वाले टाइम में फिर से सुनने वाले हैं, आदरणीय कुमार पवन जी, आदरणीय मणिपाल गोद्रा जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय प्रणाली, आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय तुलाराम पटेल जी, आदरणीय वैशाली दीदी जी और योग आहार की संपूर्ण टीम की आदरणीय सदस्य, साथ में आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आदरणीय रंजना बहन जी, आदरणीय पवन कुमार सर और जिन भी व्यक्तियों को हम नहीं सुन पाए, मैं देख नहीं पाया इस लिस्ट में और जो लेफ्ट हो गए हैं और जिनको हम अभी इस क्रम में नहीं सुन पाए हैं, जो इनोवेशन की और परंपरागत के कार्य या उनके अनुभव, उनको हम पुनः सुनेंगे अगली कक्षा में।
तो इस तरह से सभी आदरणीयों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं नवरात्रों की, और प्रणाम। फिर मिलते हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत आदरणीय धन्यवाद। दिनेश भैया, और सभी को दिनेश धन्यवाद। सर जी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।